नमस्कार। अभी इंडियन मुजाहिदीन के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पिछले 3-4 एपिसोड से बात कर रहे थे और ये भी बात कर रहे थे कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में इंडियन मुजाहिदीन के लोग धीरे धीरे करके 2 से 4, 4 से 6 और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने खड़ा कर लिया। 20 जुलाई को अहमदाबाद में जो विस्फोट हुए सिलसिलेवार 25 स्थानों पर, उसके बाद पहली बार 14 पेज का एक ईमेल इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से पहले बम ब्लास्ट के 5 मिनट पहले देश के सभी लीडिंग न्यूज़ चैनल्स को, टीवी चैनल्स को भेजा गया। तमाम बातें उसमें लिखी हुई थीं और ये प्रूव करने के लिए कि हम ही लोगों ने किया है। घटना में इस्तेमाल साइकिलें, उन पर रखा हुआ विस्फोटक, ये सब भी फ़ोटोग्राफ के रूप में उसमें अटैच किया गया था। सबसे पहला वार जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ करती हैं, सोर्स ऑफ ईमेल, आईपी एड्रेस ट्रैक करते करते और एक अमेरिकन के पास ये लोग पहुँचे चेंबूर में, और ये पता लगा कि उसका वाईफाई हैक किया गया या अनसिक्योर्ड अनप्रोटेक्टेड वाईफाई को थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करके ये मेल, पहले से तैयार किया हुआ ड्राफ्टेड मेल, समय से ठीक 5 मिनट पहले भेज दिया गया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन फिर वही पूरा जो पूरी यूनिट थी, यानी जो इसके पीछे जो ग्रुप था, कौन उसके लीडर थे, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था, कहाँ से ये चलाए जा रहे थे, इसका पता फिर भी नहीं लग पाया। 20 जुलाई के बाद अगस्त पूरी निकल गई। सितंबर में 13 सितंबर को दिल्ली में फिर बहुत भीषण ब्लास्ट हुए। 5 धमाके हुए और पहले धमाके और अंतिम धमाके के बीच में कुल 31 मिनट का टाइम था। आप देखिए कि कैसे 2 आदमियों से शुरू करके आजमगढ़ के सराय मीर के कस्बे के गांव संजरपुर से 2 लोगों ने, सैफ और आतिफ ने शुरू किया और उत्तर प्रदेश के बाद सीधे जयपुर, वो कल्चरल सेंटर है और जहाँ उनको ये उम्मीद थी कि बहुत ढेर सारे विदेशी मिलेंगे, वहाँ उन्होंने ब्लास्ट किया। और उसके बाद फिर गुजरात को टारगेट किया। गुजरात के टारगेट करने के पीछे जो उनके कारण थे, वो सब उस ईमेल में लिखे हुए थे। आप गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे ये पूरी ईमेल पड़ी हुई है जो इन लोगों ने भेजे थे उस समय सभी टीवी चैनल्स को। गुजरात के बाद भी उन्हें लगा कि जितना हम चाहते थे उतना इसका रिस्पांस नहीं मिला, या जितना हम चाहते थे कि और लोग परेशान हों, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज परेशान हों, उतना नहीं हुआ। और शायद अब अगर दिल्ली में इस तरह का धमाका किया जाए तो फिर कुछ हमको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, हमारी रिकॉग्निशन मिलेगी और हम मशहूर होंगे, जो बाद में इन लोगों के पकड़े जाने के बाद जो बातें खुलकर सामने आई थी। 13 सितंबर को पहला धमाका 18:07 पे हुआ और अंतिम धमाका हुआ 18:38 पर। कुल 31 मिनट में ये धमाका हुआ और ठीक उसी तरह इस बार 13 पेज का एक ईमेल फिर टीवी चैनल्स को भेज दिया गया, पहले धमाके के 5 मिनट बाद। असल में ये पहले ही भेजा जाना था, लेकिन जो पहला धमाका हो गया उसके टाइमर में कुछ गड़बड़ी थी और वो रखने के थोड़ी देर बाद ही, 10 मिनट बाद ही वो ब्लास्ट कर गया। इसलिए ये मेल 5 मिनट बाद मिली और जिसमें पूरा डिटेल था, सारी वैसी ही सारी चीज़ें थीं जो कि अहमदाबाद के ब्लास्ट में लिखी हुई थी। फिर से वही भागम भाग शुरू हुई। ईमेल जहाँ जहाँ आया था सब जगह दिल्ली की स्पेशल सेल, आईबी और तमाम और एजेंसीज़ और भी ऐसे एक्सपर्ट जो इंटरनेट पे माहिर थे, वो सब वहाँ भागे
और थोड़ी देर में इन्होंने इसको चैम्बूर में ट्रैक किया कि चैम्बूर के कामरान पावर एक कंपनी है जिसके वाईफाई का इस्तेमाल किया गया। हालांकि तमामी जांच के बाद ये पता लगा कि उस वाईफाई का भी को भी हैक करके उसका इस्तेमाल किया गया। हैक करने का मतलब वही अनप्रोटेक्टेड बिना पासवर्ड के इस वाईफाई का इस्तेमाल किया गया, जो पहले से ही रैकी करके देख लिया गया था कि कहाँ से वाईफाई का इस्तेमाल करके हम पहले से तैयार किए हुए मेल को भेज सकते हैं। बाद में जो इसका टेक्निकल हेड निकला इंडियन मुजाहिदीन का, आतिफ अमीन, लोगों को रिक्रूट करके, ट्रेंड करके, रैकी करा के, बम बना के या बना हुआ बम मंगवा के उन्हें दे के और उसे रखता था। और पीर भाई को वो किसी माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से नहीं, किसी माध्यम से ये समय बता देता था कि इस समय ये मेल आप कर दीजिएगा, और पीर भाई वहाँ से मेल कर दिया करता था। और बिल्कुल जैसे ये है कि मेल मिलते ही टीवी चैनल्स में एकदम उतावलापन आ जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं सब, और थोड़ी देर बाद खबरें आने लगती हैं कि यहाँ ब्लास्ट हुआ, वहाँ ब्लास्ट हुआ, वहाँ ब्लास्ट हुआ। चूँकि ये 5 मिनट बाद आया था, पहला बम विस्फोट दरअसल 18 बज के यानी शाम को 6:07 पर गफ्फार मार्केट में हुआ था। ये एक कार में किया गया था, एक टैक्सी में, जिसमें सिलेंडर लगा हुआ था। इससे बहुत नुकसान हुआ। अगले 2 धमाके कनॉट प्लेस में हुए, डस्टबिन में। पहला 18:34 पर बाराखंबा रोड पर निर्मल टावर और गोपाल दास भवन के बीच में, और दूसरा सेंट्रल पार्क में। इसके 2-3 मिनट बाद ही फिर एम ब्लॉक ग्रेटर कैलाश में, एम ब्लॉक मार्केट ग्रेटर कैलाश 1 में 2 धमाके हुए, एक प्रिंस पान कॉर्नर पर और दूसरा लेवी के स्टोर पर। इन सभी धमाकों में कुल मिलाकर 20 लोग मारे गए और कम से कम 150 से अधिक इंजर्ड हुए, गंभीर रूप से घायल हुए। सबको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 बम बाद में दिल्ली पुलिस की बम डिस्पोजल स्क्वाड ने डिस्पोज ऑफ किए, उसको निष्क्रिय किया। एक जिनमें इंडिया गेट का था, दूसरा रीगल सिनेमा का था, तीसरा कनॉट प्लेस का, और चौथा पार्लियामेंट स्ट्रीट का। ये चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह थी। आप अंदाज लगा सकते हैं कि शाम को 6 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 बजे जब ये ब्लास्ट हुए थे, उस समय इंडिया गेट में पर्यटकों की कितनी भीड़ होती है। दूसरा, रीगल सिनेमा बहुत पुराना और बहुत ही मशहूर पॉइंट है, जहाँ पर हर समय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 100 लोग टू एंड फ्रो आते या जाते हुए एक जगह पर मिलते हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट शायद इसलिए रखा गया था कि वहाँ से वो कुछ और संदेश देना चाहते थे आतंकवादी कि हमने पार्लियामेंट के पास यानी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे भी बम धमाका कर दिया है। ये किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए बहुत चैलेंजिंग काम था कि एक के बाद एक बड़े और सीरियल ब्लास्ट हो रहे थे, और एजेंसीज़ अभी कहीं नहीं पहुंच पाई थीं, सिवाय इसके कि लोकल लोग जो इन्वॉल्व हुए थे, क्योंकि हर ब्लास्ट में कोई न कोई 1-2 व्यक्ति स्थानीय जगह के चुनाव के लिए, जगह दिखाने के लिए इन लोगों ने उनसे संपर्क किया था। एक बात और ये देखिए कि जब ये संजरपुर से ऑपरेट कर रहे थे, यानी संजरपुर से जब ये बनारस के बस अड्डे पहुँचे, संजरपुर से जब ये गोरखपुर पहुँचे, संजरपुर से जब ये लखनऊ, बनारस और फैज़ाबाद के कोर्ट में पहुँचे, तो ये अपना काम करके वापस संजरपुर आ जाते थे। यानी कभी रुके नहीं, किसी स्थान पे नहीं रुके, चलते रहे, अपना काम किया, वापस आ गए। ठीक यही इन्होंने जयपुर के ब्लास्ट में किया। ये जयपुर बस से, दिल्ली से बस से गए, रैकी करने के लिए गए, तब भी रैकी किए और शाम की बस से वापस आ गए। दोबारा गए, फिर शाम की बस से वापस आ गए। तिबारा जिस दिन इनको जयपुर में 13 मई 2008 को अपना काम करना था, उस दिन भी ये गए, बस अपनी अपनी जगह पे साइकिलें खरीद करके उनको प्लांट किया और फिर वापस आ गए, यानी कहीं नहीं रुके। अहमदाबाद में तो हद ही हो गई, साबरमती एक्सप्रेस से जाते थे, वहाँ पर पहली बार जब गए, इनको रैकी करने के लिए, देखने के लिए बुलाया गया, तो वहाँ शाम की गाड़ी का, शाम को कोई 8 या 9 बजे कोई गाड़ी, या शायद साबरमती ही वापस आती है, शाम की गाड़ी का रिजर्वेशन हुआ। दिन भर वहीं खाना खाया, घूमे, टहले, रैकी वाले स्थान देखे,
कहाँ से सामान उठाना है, कहाँ लगाना है, साइकिल कहाँ से ख़रीदनी है, ये सब देखने के बाद वापस आ गए। और फिर 20 जुलाई को फिर ये सुबह पहुँच गए। पूरा दिन पार्कों में, रेलवे स्टेशन के आसपास बिताया, अपने काम पर लग गए और इन्होंने साइकिलें खरीद के उस जगह पे लगाया। 25 स्थानों पे ब्लास्ट हुए और फिर शाम की गाड़ी से जब वो गाड़ी में बैठ के निकल जाते थे तब ये ब्लास्ट होते थे। करीब 2 घंटे का टाइम इसमें इन लोगों ने टाइमर के हिसाब से सेट किया था। टाइमर सर्वर और सैफ ये बनाते थे, क्वार्ट्स की घड़ियों से टाइमर फिक्स करते थे। इसका सर्किट बनाने का काम यही लोग करते थे और करीब करीब 25 या 26 बार टाइमर बना के इन्होंने आतिफ अमीन को उपलब्ध कराया था। ये हुआ यूँ इस तरह से कि जब ये अहमदाबाद से करके सारा काम करके और लौटे तो ये दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली से आजमगढ़ वाले सब लखनऊ मेल, गोमती या कोई और दूसरी गाड़ी पकड़ के लखनऊ पहुंच जाते थे और लखनऊ से फिर बसों से आजमगढ़, आजमगढ़ से संजरपुर। इस बीच में कभी किसी को न शक हुआ, न कोई पुलिस वाला पूछने गया, न किसी नेशनल एजेंसी ने कोई रेड कहीं पे की कि ये चौकन्ना होते। इसलिए इन्हें पता था कि अब तक हमारे ऊपर कोई शक की सुई नहीं आई है और न ही हम तक अभी तक पुलिस वाले पहुंच पाए हैं। इस बीच में आतिफ अमीन अपना दिमाग चला ही रहा था और मैंने कहा कि उस समय जब ये उत्तर प्रदेश में इन्होंने 2-3 ब्लास्ट किए थे, उस समय तक ये किसी नेशनल या इंटरनेशनल किसी संगठन के चक्कर में नहीं आए थे या उनके संपर्क में नहीं आए थे। लेकिन इस बीच में यासीन भटकल ने इनसे संपर्क कर लिया था। यासीन भटकल ही कर्नाटक से एक बार उडुपी से और दोबारा जो दिल्ली ब्लास्ट के लिए इनको मटेरियल चाहिए था वो मणिपाल से उपलब्ध कराया था और वही इनको पैसा धीरे धीरे करके जब भी इनको ज़रूरत होती थी वो इनको पैसा भेजने लगा। बाद में यासीन भटकल के जो वहाँ के हमारे दुश्मन देश के की जो जगहें हैं जहाँ उनके लोग पनाह लेते हैं, वहाँ से उसके संपर्क पुख्ता तौर पे प्रमाणित हुए और ये पता लगा कि लश्कर-ए-तैयबा और बाकी संगठनों ने इन लोगों का इस्तेमाल करा के इतने सीरियल ब्लास्ट यहाँ पर कराए हैं। तो 15 अगस्त के 2-3 दिन पहले सब लोग ओखला के अपने पुराने वाली अड्डे पर बाटला हाउस में इकट्ठा हुए। इस बार आतिफ ने नया रूम ले लिया। आतिफ को कुछ ये शंका हो रही थी। अहमदाबाद में जो लोग पकड़े गए थे वो हालांकि उनके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी लोकल उनका वहाँ इस्तेमाल किया गया था सूचनाओं के लिए। तो उसे कुछ शंका हुई कि ऐसा न हो कि पुलिस किसी न किसी माध्यम से, हालांकि वो कन्फर्म इसलिए रहते थे कि कभी फ़ोन लेके नहीं जाते थे, किसी भी फ़ोन का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं किया उन्होंने। कम से कम अपने फ़ोन का वहाँ लोकल लोगों से लोकल फ़ोन लिया, इस्तेमाल किया और वहीं छोड़ के चले आए। नया रूम लिया, नए रूम में लोग पहुँचे और वहाँ कुल 8 आदमी इकट्ठा हो गए 15 अगस्त तक। खालिद, आरिफ, बड़ा साजिद, छोटा साजिद, जीशान, मिर्ज़ा शादाब, सैफ, शकील और आतिफ अमीन। अब इन लोगों ने सबसे पहले सैफ को और खालिद को मणिपाल भेजा आतिफ ने और इनसे कहा कि वहाँ चले जाइए, फ़लाँ फ़लाँ आदमी आपको स्टेशन पर मिलेगा। वहाँ वो अब की बार बना बनाया बम आपको देगा, तैयार मटेरियल देगा। टाइमर आके हम लोग टाइमर और बैटरी यहाँ लगा लेंगे, फिर उसके बाद रैकी करने चलेंगे। ये जिस दिन सुबह सैफ और खालिद पहुँचे हैं कर्नाटका, वहाँ मणिपाल, रात में 2 बजे पहुँचे हैं और उसके बाद उनको शाहरुख वहाँ मिला, वही शाहरुख जो गुजरात में अहमदाबाद ब्लास्ट के समय में इनसे मिला था। शाहरुख इन्हें अपनी जगह पर ले गया। वहाँ इन्हें उसने 8 बम और थोड़े से पाउडर इकट्ठा करके दे दिए और शाम को 8 बजे की ट्रेन से ये वापस दिल्ली रवाना हो गए। 2 दिन बाद ये दिल्ली पहुँच गए। इस बीच में आतिफ अमीन ने सैफ से ये कहा था कि तुम लखनऊ में जाके और वहाँ से बेरिंग्स, बॉल बेरिंग्स जिसमें छर्रे होते हैं बहुत ढेर सारे, वो ख़रीद के ले आना। अमीनाबाद की एक दुकान से सैफ ने 15-20 बॉल बेरिंग्स ले ली और उसको अपने रूम पार्टनर हाकिम के पास रखवा दिया था। जब इसको ज़रूरत पड़ी आतिफ को, उसने सैफ को कहा। उस समय सैफ दिल्ली आया नहीं था और सैफ उस समय आजमगढ़ में, संजरपुर में
अपने घर पे था। और उसने हाकिम को फ़ोन किया कि ये सामान ले जाके वहाँ बाटला हाउस में दे दो, और बैरिंग भी वहाँ उसके पास पहुँच गई थी। सैफ और खालिद बना बनाया बम और कुछ मटेरियल वहाँ से लेके दूसरे दिन वहाँ पहुँच गए फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर। फरीदाबाद में आरिज़ और आतिफ़ इन दोनों का स्टेशन पे ही इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ से चारों लोग आए और बाटला हाउस में ही वो बम रख दिया गया। अब किन किन जगहों पे, चूँकि दिल्ली का मामला था, वहाँ पर फोर्स का मूवमेंट ज़्यादा रहता है, सीसीटीवी बहुत जगह लगे हुए हैं, तो इन सब को देखते हुए 12-13 दिन में 2-2 आदमियों की टुकड़ियों से जगहों की रैकी कराई गई। एक दिन रैकी कराई गई, दूसरे दिन रैकी कराई, आतिफ़ अमीन अपने साथ खुद ले जाता था और इन जगहों की रैकी कराता था कि अच्छे तरह से देख लें, क्योंकि फ़िक्स समय पर कितना समय इनको बाटला हाउस से वहाँ तक पहुँचने में लगेगा, अलग अलग चलें, एक साथ न चलें, और वहाँ रख के और फिर एक साथ सभी लोग बाटला हाउस फिर पहुँच जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर अब डर नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई थी। 2-3 बड़े बड़े विस्फोट करने के बाद जब पुलिस या कोई एजेंसी उन तक नहीं पहुंची तो उन्हें लगा कि हम अजेय हो गए हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाद में सैफ का टारगेट बदल दिया गया। 2 बार रैकी करने के बाद एक दिन सब लोग जब बैठे हुए थे तो सैफ से कहा गया कि तुम्हारा टारगेट हम बदल देते हैं, पहले तुमको सेंट्रल पार्क में रखना था जो तुम 2 बार रैकी कराए हो, अब तुम्हें रीगल सिनेमा पर रखना है। रीगल सिनेमा पे 2 जगह थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, ताकि एक जगह ब्लास्ट हो और लोग बाहर की तरफ, ब्लास्ट की जगह से बाहर की तरफ भागें, तब तक 2 मिनट बाद दूसरा ब्लास्ट हो जाए, ऐसे में मैक्सिमम कैजुअलिटी होगी। फिर सब लोग रैकी कर चुके थे, लेकिन जब इसकी जगह बदली गई तो फिर एक बार रैकी के लिए आतिफ़ अमीन इनको ले गया, सैफ को, और दोबारा उससे रैकी कराई। अब बिल्कुल प्लान सेट कर दिया गया। बड़ा साजिद और ज़ियाउर रहमान को सेंट्रल पार्क में 2 जगह, जहाँ ये नया मेट्रो स्टेशन बना हुआ है उसके पास नया डेवलप्ड सेंट्रल पार्क है, वहाँ 2 जगह रखने के लिए कहा गया। और 13 सितंबर को ये लोग वहाँ पहुँच गए, शाम को तकरीबन 4 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए। टाइमर इस बार 45 मिनट का सेट किया गया था, आधे घंटे का सेट किया था कि आधे घंटे में ये ब्लास्ट होना चाहिए, और समय वही था शाम को 6:07, 6:08 या 6:30 बजे। हालांकि बाद में सैफ ने अपने इंट्रोगेशन में ये बताया था कि रोज़ा इफ़्तार के टाइम हम लोगों ने सेट किया थे कि इफ़्तार के समय में जब हमारी कम्युनिटी के लोग सब बिज़ी होंगे, घरों के भीतर होंगे, तो दूसरी कम्युनिटी का के ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए एग्जैक्टली उस दिन जो भी रोज़ा इफ़्तार का टाइम था उस समय का टाइमर फिक्स किया गया था। तो बड़ा साजिद और ज़ियाउर रहमान को सेंट्रल पार्क में रखने के लिए दिया गया। शकील जो स्थानीय दिल्ली का लड़का था उसको करोल बाग में टैक्सी में रखने के लिए कहा गया। आतिफ़ और आरिज़ को ग्रेटर कैलाश 1 में रखने के लिए कहा गया। जीशान और छोटा साजिद को 12 खंभा रोड पे, और सैफ और खालिद को रीगल सिनेमा की 2 जगह। जैसा कि मैंने बताया कि पहले सैफ को दूसरी जगह रखने के लिए कहा था सेंट्रल पार्क में, लेकिन बाद में आतिफ़ अमीन ने कहा कि हम दोनों लोग चलेंगे और रीगल सिनेमा पर हम अलग अलग जगहों पे इसको रखेंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि पहली बार में 3 लोग, फिर 5 लोग, फिर 8 लोग, और फिर 10 लोग अहमदाबाद में, और इस समय तक इसमें कुल 14 लोग हो चुके थे। मटेरियल इस बार ये बना बनाया मणिपाल से, कर्नाटक से ले आए थे, और कुकर ज़्यादातर इसमें कुकर, और कहीं कहीं इसमें क्लोज टिफ़िन बॉक्स का भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मटेरियल वही अमोनियम नाइट्रेट, और इसमें जो डिटोनेटर रॉड्स, टाइमर और स्विचेस, बहुत ही सामान पैक्ड में एक एक झोले में करके इनको रखा गया। वहाँ का तो ये डस्टबिन में रखा गया था कनॉट प्लेस में, जहाँ से ये बहुत दूर तक इसने नुकसान पहुँचाया था। बहुत ढेर सारे लोग, भीड़ वहाँ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ढेर सारे लोग इस घटना में इंजर्ड हुए थे। इसके अलावा एक और इंडिया गेट में जो डिफ्यूज़ हुआ, जो नहीं फट पाया, वहाँ पर शहजाद और मिर्ज़ा शादाब,
इन दोनों लोगों ने जाके 2 जगहों पे रखा था जो दोनों ही नहीं पटे और बाद में दिल्ली पुलिस के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने इनको डिफ्यूज़ कराया। ये भी इस बार भी अच्छा, मैंने बताया पहले कि इस बार इन्होंने 13 पेज का ईमेल भी भेज दिया। उसी पीर बॉय ने इस बार भी वो मेल तैयार करके भेज दिया। बहुत ही गंभीर बात हो गई। देश की राजधानी में सबसे सुरक्षित इलाकों में एक के बाद एक सिलसिलेवार 7 विस्फोट, 5 विस्फोट और 20 आदमियों की मृत्यु। घबराने वाली बात थी, परेशान होने वाली बात थी। पहले ही 3 बड़े सीरियल ब्लास्ट में पुलिस उलझी हुई थी, अलग अलग स्टेट्स की, और जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं वो भी उलझी हुई थी। हम कहीं तक पहुंच नहीं पा रहे थे और ऐसे में एक और बड़ा विस्फोट करा दिया गया। इसके बाद फिर वही जैसे पहले तय हुआ था, सारे लोग बाटला हाउस में उसी रूम पर, नए वाले रूम पे पहुंच गए। जिनको जाना था वो चले गए। कुल 6 आदमी वहाँ पर बचे। इस बीच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, सारे लोग एक्टिव हो गए और स्वर्गीय मोहन चंद शर्मा जो माहिर थे इस काम के, उनको ये टिप ऑफ मिला कि बाटला हाउस में कहीं कुछ लोग इकट्ठा हैं जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। और जैसे होता है कहीं किसी तरह की कोई घटना होती है तो बहुत ढेर सारी सूचनाएं अपने अपने पुलिस वालों को लोग, जो उड़ती हुई सूचनाएं हैं, अफवाहन जो सूचनाएं हैं और कभी कभी सच्ची सूचनाएं भी अपने जानने वालों को लोग देते हैं। ऐसी ही एक सूचना स्वर्गीय मोहन चंद शर्मा को मिली और वो उस सूचना को वेरीफाई करने के लिए, लेकिन ऐसा ज़रूर था कि उसमें उनको कुछ दम लग रहा था उस सूचना में, तभी वो अपनी सारी फोर्स के साथ गए थे। लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी तैयारी से इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे। और 19 सितंबर को बाटला हाउस में वो जब गए तो वहीं उन सारे लोगों से 6 लोग थे वहाँ, मैंने बताया आपको। आतिफ़ था, आरिज़ उर्फ जुनैद था, सैफ था, जीशान था, शहजादा था और छोटा साजिद था। ये 6 लोग थे उस समय जिस समय इनका दरवाज़ा खटखटाया गया। गोलियां चलीं, 2 लोग वहीं पर मौके पर मारे गए, आतिफ़ अमीन और छोटा साजिद। गोली स्वर्गीय मोहन चंद शर्मा को भी लग गई। वहाँ से तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ थोड़ी देर इलाज के बाद वो उनकी मृत्यु हो गई। आतिफ़ और छोटा साजिद, आतिफ़ अमीन जो इनका सरगना था, आतिफ़ अमीन जो इनका ऑर्गेनाइज़र था, आतिफ़ अमीन जो इनका फ्रंट से लीड करने वाला इनका कमांडर था, वो और छोटा साजिद ये मौके पर मारे गए। आरिज़ उर्फ जुनैद और शहजाद वहाँ से भाग गए और सैफ ने वहीं सरेंडर कर दिया, मौके पर ही पकड़ा गया। जबकि जीशान इस घटना के एक दिन बाद यानी 20 सितंबर को पकड़ा गया और यहीं पर इंडियन मुजाहिदीन की कहानी ही ख़त्म हो गई। इसके बाद इनके सारे लोगों के नाम पता लग गए, इनके फ़ोन नंबर पता लग गए, इनकी लोकेशंस पता लग गई, इनका घर द्वार पता लग गया, इनके और कौन से संपर्क में लोग थे वो पता लग गए, किनका किनका संरक्षण इनको था वो पता लग गए, कौन फंडिंग करता था वो पता लग गए। सारी जानकारियाँ एक साथ सभी स्टेट पुलिस को, जिसमें गुजरात की पुलिस थी, जिसमें राजस्थान की पुलिस थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस थी, इन सब की जो स्पेशल इकाइयाँ हैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के नाम से या दूसरे नाम से, इनको सारी जानकारियाँ हो गई। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसीज़, इन सब को ये सारी जानकारियाँ हो गई और ये लोग एक एक करके इनके जो लोग इसमें जो आतंकवादी इनके साथ जिन्होंने ये सब काम किया था उनकी गिरफ्तारी में लग गए। और धीरे धीरे करके, जिसमें उत्तर प्रदेश ATS में हम लोगों की टीम ने इनकी कमर ही तोड़ दी, संजरपुर से इनको बिल्कुल खाली कर दिया और सब अपने अपने मुकदमों में, इतने ढेर सारे मुकदमों के ट्रायल में एक एक करके इनमें इनको सज़ा हो रही है। हालांकि फ़ाइनल अभी अपील के बाद आप जानते हैं न्याय प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहीं कहीं इनमें सज़ा हो चुकी है, जैसे दिल्ली में बाटला हाउस के एनकाउंटर में जो लोग थे वहाँ जो पकड़े गए हैं उनको सज़ा हो गई है, लेकिन हाई कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील। बाकी और जो जगहों पे जो ये घटनाएं हुई थी जहाँ ज़्यादा लोग मारे गए थे, जैसे जयपुर में, अहमदाबाद में काफ़ी लोग मारे गए थे, वहाँ भी ये ट्रायल पर सारे मुकदमे इस समय चल रहे हैं, वो लोग जो पकड़े गए हैं। लेकिन इंडियन मुजाहिदीन की कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई। इसके बाद इसके फंडिंग करने वाले या इनको संरक्षण देने वाले, इनको चढ़ाने चलाने वाले, ये सब ख़त्म हो गए और उसके बाद से इंडियन मुजाहिदीन का पूरा स्ट्रक्चर ही बिल्कुल ढहा दिया हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों की पुलिस ने। अब इसके बाद
मैं आपको सिमी के जो एक्स काडर था, जिनको जोड़ के इंडियन मुजाहिदीन खड़ा किया गया था और जिसने मध्य प्रदेश और मुंबई में कई बड़ी बड़ी घटनाएं की थीं, उनका जिक्र करूंगा। पिछले 2-3-4 एपिसोड से, जब से एटीएस में टेररिज्म और उससे संबंधित बातों के बारे में बता रहा हूँ, ये लोगों को कम इंटरेस्ट इसमें आ रहा है। कमेंट्स में और बाकी चीज़ों से मुझे अंदाज़ा लग गया कि बहुत ज़्यादा लोग इसे नहीं देख रहे हैं। ये ठीक है, मैं तो चूँकि सफ़र पे निकला हूँ, खाकीनामा के एक सफ़र में, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता। ये बहुत ही अहम पड़ाव था मेरी खाकीनामा के इस सफ़र में। एटीएस की ये पोस्टिंग बहुत अहम थी। मैं भाग्यशाली लोगों में था जो इसके स्थापना को, जो इसको खड़ा करने में जिन लोगों का हाथ था। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ अब सब्रवाल साहब का, अपने डीजीपी साहब का। उस समय तत्कालीन ए.के. जैन साहब हमारे आईजी हुआ करते थे, उनका, कि हम लोगों को ये मौका दिया और फिर हम लोगों ने इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़ने में सबसे अहम रोल निभाया उत्तर प्रदेश की एटीएस ने। तो ये ठीक है, उतना रोचक नहीं हो सकता है उतना रोमांचित न करता हो आपको, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि किस तरह से पूरे देश को हिला के रख दिया था एक संगठन ने जिसकी जड़ें उत्तर प्रदेश में थीं, और इसको किस तरह से उत्तर प्रदेश के एटीएस ने सिलसिलेवार तरीके से तोड़ा था। तो ये हो सकता है कि बहुत आपको रोचक न लग रहे हों ये एपिसोड। इसके बाद सिमी के बारे में जो एटीएस ने जितना काम उस पर किया, जितनी जानकारियाँ इकट्ठा की, उनके बारे में हम बताएंगे। और फिर फेक करेंसी के बारे में, जो नेपाल का ऑपरेशन था, जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि कोवर्ट ऑपरेशंस बहुत हम लोगों ने नेपाल में किए, और पूरी जो फेक करेंसी FICN जिनको कहते हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, इनके पूरे सप्लाई के चेन को तोड़ दिया था। उसमें तमाम बाई हुक और बाई क्रुक ये हम लोगों ने तोड़ा, जिससे हम लोगों को उत्तर प्रदेश में खासकर फेक करेंसी नोट्स के जो चलन था, उस समय जो सर्कुलेशन था, इसमें भारी गिरावट देखी गई थी। जो इसके मेन किंगपिन थे, वो एक एक करके अपनी मौत नेपाल में मारे गए थे। उस किस्से को भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।